हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनवीरे एजुकेशन पर। और आज मैं संपत लीडर आप सभी के सामने सी प्लस प्लस का एक और नया टॉपिक जो कि फंक्शन के बारे में है वो डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए कि अगर आप भी विद्युत विभाग भर्ती 2021 के अंडर सूचना सहायक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी सही चैनल पर विजिट कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको इस भर्ती से संबंधित और अपकमिंग कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए जो है जितना भी मटेरियल्स होता है आपके एग्जाम्स के अंदर आपको क्रैक करवाने के लिए, उसके लिए आपको जितना भी मटेरियल्स है वो बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। जैसे रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज, उसके लिए पीडीएफ नोट्स और पेपर तथा जो भी उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल आपको मुफ्त में दी जाएगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी प्रकार की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरे एजुकेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है C++ के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम ये फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, C++ में जो फंक्शंस होते हैं वे बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनका एक समूह होता है, उसी से मिलकर जो है एक फंक्शन का निर्माण होता है। हर एक प्रोग्राम में फंक्शन होता है। जैसे मेन फंक्शन, बिना मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का जो है आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। जहां पर फंक्शन की जरूरत होती है वहां पर फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम। तो यहां पर अब हम जानेंगे कि फंक्शंस के क्या क्या फायदे हैं, फंक्शन बनाने से क्या क्या फायदा है। तो देखिए, फंक्शन में लिखा हुआ कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, जिससे आपके समय की बचत हो जाती है। फंक्शन प्रोग्रामर का समय और प्रोग्राम की स्पेस को भी बचाता है। यानी प्रोग्राम एक तो बार बार जो है वो उस कोड को आप लिखो और उसकी जगह सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर लो एक बार डिफाइन करके। तो आपका इससे क्या होगा, कोड लिखने की जो टाइम होगा उससे भी आपको बचत मिलेगी और आपका जो जितना कोड लिखने का बार बार जो झंझट है वो भी मिट जाएगा। एक प्रोग्राम जो होता है, एक प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में विभाजित कर सकते हैं, जिससे जब भी उसके अंदर कोई एरर आएगी तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जहां पर जरूरत हो वहां पर फंक्शन को बार बार हम कॉल भी कर सकते हैं और उसका वहां पर प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फंक्शन के दो प्रकार हैं। एक होता है आपके इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जो C++ की लाइब्रेरी में ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें हम इनबिल्ट या प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन के नाम से जानते हैं। और ऐसे फंक्शन जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुरूप तैयार करते हैं उन्हें हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब हम इनको जो है ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं साथियों। तो सबसे पहला आता है अपने पास इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए, इनबिल्ट फंक्शन को प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन में हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर होते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन डेफिनेशन हेडर फाइल में होता है। C++ में बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, इनमें अलग अलग फंक्शन जो होते हैं ग्रुप करके हम रख सकते हैं। अगर प्रोग्रामर चाहे तो अपने खुद के हेडर फाइल भी इसके अंदर क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। तो अब देखिए, यहां पर नेक्स्ट आता है अपने पास कि हम जो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखिए, सबसे पहला मेरे पास जो है एक सी आउट है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है iostream.h हेडर फाइल जो होती है उसके अंतर्गत आता है। अगर प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream.h ये जो है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता तो सी आउट का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी सी आउट जो है उसका डेफिनेशन जो है वो आपके iostream.h नाम की हेडर फाइल है उसके अंदर जो है स्टोर किया हुआ होता है। इसी तरीके से देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम strlen के बारे में, जो स्ट्रिंग का लेंथ ज्ञात करता है। ये फंक्शन string.h इस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। अगर प्रोग्राम में हम string.h हेडर फाइल को यूज नहीं करेंगे तो इस फंक्शन का प्रयोग हम कतई नहीं कर पाएंगे। अगर ये फंक्शन हमने यूज किया है तो ये हेडर फाइल यूज किया है तो इस फंक्शन का प्रयोग हम प्रोग्राम के दौरान कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं वे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रिएट करते हैं। अब यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो है तीन भाग या तीन पार्ट्स होते हैं, जो इसके अंदर जो है
ज्यादातर जो है इसका यूज किया जाता है। एक तो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना, और तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, उसको डिक्लेयर करना, उसको कॉल करना और उसकी डेफिनेशन रेडी करना। अब देखते हैं हम इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है, फंक्शन क्रिएट करते वक्त कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आप कैसा फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आप फंक्शन जो होता है वो किस प्रकार का जो है क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को जो है हम फंक्शन डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका सिंटैक्स हम जो है जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स आता है रिटर्न टाइप, यानी आप किस प्रकार का जो है डाटा टाइप या डाटा जो है वापस रिटर्न जो है पाना चाहते हो, तो वहां पर जो है ये रिटर्न टाइप लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने जो पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर लिखे जाएंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन के 4 विभाग होते हैं, एक होता है रिटर्न टाइप, एक होता है फंक्शन नेम, एक होता है पैरामीटर्स, और लास्ट में उसके जो है सेमीकलन का यूज करके उस पंक्ति को हम बंद करते हैं। ये 4 भाग जो होते हैं इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके आगे यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है फंक्शन का कॉलिंग। इससे पहले डिक्लेरेशन हमने सीख लिया है, अब हम फंक्शन को कॉलिंग समझते हैं। देखिए साथियों, अभी हम थ्योरी का जितना भी पार्ट्स होता है वो क्लियर कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी के साथ प्रोग्राम भी समझा रहा हूँ थ्योरी बेस में। इसके बाद जैसे ही अपना सी प्लस का ये जो है थ्योरी बेस क्लियर होता है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लासेस भी जो है जरूर आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप बने रहिएगा। देखिए दूसरा फंक्शन आता है अपने पास फंक्शन कॉलिंग। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहला लिखा जाएगा फंक्शन का नेम, उसके बाद उसके अंदर जो है पैरामीटर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है, या जितने हम चाहते हैं उतने पैरामीटर एन तक हम जितने चाहे वो लिख सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग में सिर्फ फंक्शन का नाम, फंक्शन के अंदर के जो आर्गुमेंट और उसके लास्ट में जो है सेमीकलन को लिखा होता है। नीचे दी हुए एग्जाम्पल फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि ये नंबरिक वैल्यू को जो है नॉर्मल जो नंबरिक वैल्यू है उसको ये जो है रिटर्न टाइप के रूप में प्राप्त करना चाहता है। फंक्शन का नाम ऐड है और फंक्शन को 2 पैरामीटर ए और बी पास किए गए हैं। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का कोई महत्व नहीं होता है। यानी जो फंक्शन आप बना रहे हैं कम से कम उसको इस प्रकार से बनाएं या उस लिए बनाएं कि आप आगे जाके उसको कॉल करें। बाकी बना के छोड़ दिया और उसका आगे आप कोई भी यूज नहीं कर रहे हो फ्यूचर में, तो फिर आपका कोई वहां पे बनाने का उसका कोई महत्व नहीं होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं ऐड और इसके अंदर 2 पैरामीटर देता हूं ए और बी। ये होता है फंक्शन को कॉल करने का एक तरीका, जिसमें ए और बी की वैल्यू को हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। ये था साथियों फंक्शन कॉलिंग। अब देखते हैं हम आगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ही फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, उस फंक्शन का डेफिनेशन या उसके अंदर कौन कौन सा जो है आपने पॉइंट यूज किया है। तो देखिए सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप, उसके बाद आता है आपके पैरामीटर्स अंदर लिखा जाता है, उसके बाद ये फंक्शन का बॉडी ऑन और यहाँ से ऑफ होता है। इसके अंदर जो है हम फंक्शन का जो भी बॉडी हम दिखाना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं वो इसके बीच में लिखा जाता है। देखिए साथियों इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस। फंक्शन को कॉल करते हैं हम वैल्यू या रेफरेंस के थ्रू। तो देखिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस सीखने से पहले हमें पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। फंक्शन में 2 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, जो अभी हमने बताए थे फंक्शन के जो ब्रैकेट थे उसके अंदर हम पैरामीटर्स को पास कर रहे थे। तो वे जो पैरामीटर्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है एक्चुअल। इन दोनों को हम जो है थोड़ा संक्षिप्त रूप में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको मैं दिखाता हूं फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है। तो जो पैरामीटर्स फंक्शन के डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में लिखे जाते हैं उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल वॉइड स्वैप। ठीक है, ये यहाँ से ये पार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। वॉइड स्वैप नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया है जिसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, इंटीजर x देन इंटीजर y। यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन ओपन हो रहा है जिसके अंदर मैं कहता हूं कि इंटीजर a का जो मान होगा वो होगा 2 और b का जो मान होगा वो होगा 10। इसके बाद में जो है एक स्वैप फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं a और b को जो है पैरामीटर को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूं इसके अंदर, और ये यहाँ पर फंक्शन का जो बॉडी होगा वो ऑफ हो जाएगा। अब अगेन मैं जो है वॉइड स्वैप को कॉल करता हूं यहाँ पर, जहां पे मैं इंटीजर x और y को यहाँ पर जो है इसके अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं, और यहाँ पर देखिए फॉर्मल पैरामीटर्स को वापस हमें यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों टाइप में, यहाँ पर देखो डेफिनेशन में और डिक्लेरेशन में दोनों टाइप में हमने इसको यूज किया था। तो ऐसे जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए
तो जो पैरामीटर्स फंक्शन कॉल में लिखे जाते हैं उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे वॉइड स्वैप लिखा मैंने यहाँ पर और इंटीजर एक्स और वाई को डिक्लेयर करता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक इंटीजर मैन प्रकार का फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इंटीजर ए का मान 2 और बी का मान 10 देता हूँ। अब यहाँ पर स्वैप फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर जो है ए और बी देता हूँ जो कि एक एक्चुअल पैरामीटर्स के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के बारे में समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है और ये कैसे आपस में जो है एक दूसरे से डिफरेंस है। अब देखिए हम फंक्शन को कॉल करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। तो फंक्शन के कॉल करने के दो तरीके हैं, पहला है आपके कॉल बाय वैल्यू, दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। अब इनको जो है हम ब्रीफली पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है अपने पास कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल के वैल्यू को जो है पैरामीटर के रूप में हम फंक्शन को पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर पर कॉपी की जा सकती है या कॉपी की जाती है। यहां पर प्रोग्राम में वेरिएबल ए और बी फंक्शन ऐड को पास किए जाते हैं और यहां पर ए और बी की वैल्यू जो होती है एक्स और वाई वेरिएबल पर कॉपी कर दी जाती है। यानी हमने पहले शुरू में एक्स और वाई डिक्लेयर किया तो वहां पर हम जो है ए का मान एक्स को और बी का मान जो है वो वाई को हम कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए एक प्रोग्राम अपने पास आ रहा है जिसमें मैं आपको बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग से संबंधित जो है इसके अंदर चीजें बताऊंगा। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है इसी के बेस पर बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक iostream.h नाम की एक हेडर फाइल है जो कि मैं सी आउट और सिन के लिए यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पर देखिए वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें इंटीजर एक्स और वाई दो प्रकार के पैरामीटर्स इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक इंटीजर मेन प्रकार का फंक्शन है जिसमें ए का मान इंटीजर प्रकार का है जो 2 और बी का मान है 10। अब एक मैसेज जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में आएगा बिफोर स्वैपिंग ए का मान और फिर बी का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए आप यहाँ पर जो है मैं एक स्वैप फंक्शन को यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं ए और बी को जो है यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। उसमें मैं बताता हूँ कि इंटीजर एक्स और वाई जो है वॉइड स्वैप के हैं और इंटीजर टेम्परेचर नाम का एक फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें बोलता हूँ कि टेम्प का जो मान होगा वो एक्स का जो मान होगा वो टेम्प का मान होगा और y का जो मान होगा वो x का मान होगा। जो टेम्प का मान होगा वही टेम्प का जो मान होगा वही y का मान होगा। उसके बाद में जो है सी आउट कर देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग a और b का वैल्यू। a के अंदर जो है x का वैल्यू कॉपी हो जाएगा, b के अंदर y का वैल्यू कॉपी होकर आउटपुट के दौरान दिख जाएगा। जब ये प्रोग्राम कंट्रोल प्लस F9 की के थ्रू रन किया जाएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि बिफोर स्वैपिंग के अंदर a का वैल्यू और b का वैल्यू और आफ्टर स्वैपिंग के अंदर a का और b का वैल्यू आपको आउटपुट के दौरान देखने को मिल जाएगा। यह था बिफोर और आफ्टर स्वैपिंग को समझने का एक सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, वो कॉल बाय वैल्यू के बेस पे मैंने जो है क्रिएट करके आपके सामने रखा था। अब हम कॉल बाय रेफरेंस को भी समझ लेते हैं। तो देखिए कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल के एड्रेस को पैरामीटर के रूप में फंक्शन को पास किया जाता है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स पर कॉपी नहीं की जाती है, ध्यान रखना आप। यहाँ प्रोग्राम में वेरिएबल ए और बी एड्रेस को फंक्शन ऐड और पास किए जाते हैं। यहाँ ए और बी की वैल्यू जो होती है इस प्रकार होती है कि ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू जो है वाई पर कॉपी नहीं की जा सकती है, जबकि इससे पहले वैल्यू वाले में हम कॉपी कर सकते थे। ये सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है, ये सिर्फ एड्रेस जो होता है उसका वो होल्ड करके रख सकता है, बाकी वैल्यू कॉपी करने के लिए काम नहीं लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक फंक्शन एक प्रोग्राम आपके सामने आ रहा होगा जिसमें मैं एक iostream.h नाम का एक हेडर फाइल क्रिएट कर रहा हूं जिसमें void swap नाम का एक फंक्शन है और उसके अंदर जो है इंटीजर पॉइंटर x और इंटीजर पॉइंटर y जो कि एड्रेस के लिए यूज किया जाता है पॉइंटर को। यहाँ पर एक देखिए मेन फंक्शन है इंटीजर प्रकार का जिसमें a का मान 2 और b का मान 10 है। अब यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा बिफोर स्वैपिंग a और b का वैल्यू। उसके बाद स्वैप करने के बाद मैं यहाँ पर एम्परसेंड यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब हुआ कि ये इसका एड्रेस शो करवाने के लिए काम आएगा। उसके बाद देखिए वॉइड स्वैप फंक्शन को यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर जो है वापस डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो है इंटीजर एक्स और वाई को यहाँ पर शो करवा रहा हूँ पैरामीटर के रूप में। इसमें इंटीजर टेम्परेचर एक जो है मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ टेम्परेचर नाम का जो कि इंटीजर प्रकार का है और यहाँ पर जो है एक टेम्परेचर में जो मान होगा वो होगा एक्स का एड्रेस और जो y का एड्रेस होगा वो x का एड्रेस होगा, जो टेम्प का मान होगा वो y का मान होगा। सी आउट कर दीजिए आफ्टर स्वैपिंग a और b का वैल्यू। अब देखिए जब ये इसका आउटपुट आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा a बराबर 2 और b बराबर 10। यहाँ पर a बराबर 10 एंड यहाँ पर b बराबर 2। तो इस प्रकार से जो है हम
इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के आधार पर। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका प्रैक्टिकल क्लास मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आने वाला हूं। एक बार हम जो है थ्योरी वाले जितने भी पार्ट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास भी जरूर देखेंगे। तो आप अगर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो एनवीरिया एजुकेशन लिखकर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को सर्च करें और उनको फॉलो करें, ताकि वहां पर डेली न्यूज से आप भी अपडेट रह सकें। इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरिया एजुकेशन को ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप सर्च करके इतना नई झंझट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी का लिंक मिला है, वहां पर बस क्लिक करके आप जो है हमारे पेज और चैनल से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो में कि कमेंट के नीचे कि भाई आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा है। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।